वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास थर्ड, जिसमें जो है हम बात करेंगे शाहजहां और औरंगजेब के बारे में, प्लस साथ में जो है वो मुगल जो है वो आर्ट एंड कल्चर को भी जो हम यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन से जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो आज भी जो मुगल लिगेसी के रूप में जो है वो आज भी इंडिया में है, प्लस साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल जो वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसमें से एक है। तो ये सब हम आज कवर करेंगे और शुरुआत करते हैं शाहजहां के साथ। शाहजहां का जो एज अ एम्परर जो पीरियड रहा है वो रहा है 1626 से लेकर 1656 के बीच में, और इसका जो पुराना नाम था यानी कि शाहजहां से पहले जो है वो इसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। शाहजहां जो है वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट जहांगीर। जहांगीर उनके फादर थे, उनके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करते हैं फॉर थ्रोन, यानी कि राजगद्दी के लिए जो वो रिवोल्ट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, अपने जो इनके वफादार थे उनकी हेल्प से, प्लस साथ में आर्मी की मदद से ये क्या करते हैं, असेंड कर लेते हैं थ्रोन को। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद इनके पास जब वो कुछ एक चैलेंजेस यहाँ पर जो आते हैं, तो सबसे पहले रीजनल रिवोल्ट्स जो आपका जो है वो शाहजहां जो फेस करते हैं, जिसमें जो बुंदेलाज जो चीफ थे अंडर जोहार सिंह, ठीक है, ये याद रखना, जोहार सिंह के अंडर जो है वो बुंदेलाज जो थे वो रिवोल्ट करते हैं, पहला। दूसरा, उसके बाद दक्कन में अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो गवर्नर था दक्कन का, खान जहां लोधी, ये जो है वो रिवोल्ट करता है अगेंस्ट द शाहजहां। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है वो शाहजहां का एक्शन रहता है अग्रेसिव डक्कन पॉलिसी, जिससे जो वो डक्कन का जो रीजन था वो बहुत सारा जो वो एनेक्स करता है। इसमें अगर हम बात करें डक्कन पॉलिसी में शाहजहां की, तो उसमें महाबत खान को जो है वो अपॉइंट किया उसने एज अ गवर्नर ऑफ डक्कन। और महाबत खान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है मुगल हिस्ट्री में, जिसने जो है वो डक्कन के जितने भी रिवोल्ट्स थे, प्लस साथ में ये जो अपना खान जहां लोधी था, इसको भी जो है वो उसने डिफीट किया, प्लस साथ में अहमदनगर, ये याद रखना, अहमदनगर को इसने एनेक्स किया, और बीजापुर और गोलकोंडा के साथ ट्रीटी साइन की और उनको फोर्स किया ट्रिब्यूट पे करने के लिए एनुअली। यहां पर जो है वो इन दोनों ने जो है वो एम्परर की सुपरमेसी यानी कि शाहजहां की सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स कि इन्होंने जो एम्परर जो है वो माना, मुगल जो राजा था, मुगल जो शासक था, उसको एम्परर माना, ये याद रखिएगा। और इस फेज में जो शाहजहां का ये टाइम था, इस फेज में जो राइज ऑफ शिवाजी का भी राइज होता है। दैट मीन्स मराठास जो है वो शिवाजी के अंदर राइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। प्लस औरंगजेब भी, क्योंकि बाद के फेज में जो है महाबत खान के टाइम में बाद में जो है वो औरंगजेब को जो है वो दक्कन का जो है वो गवर्नर या वॉइसरॉय बना दिया जाता है और शाहजहां के द्वारा, तो वो भी जो है वो एक्टिव रहता है दक्कन में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो शाहजहां ने जो है वो जब हमने देखा था कि जहांगीर के टाइम पे जो है वो कंधार को जो है वो लॉस कर जाता है मुगल्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक कोशिश की जाती है कि कंधार को कैप्चर करने की, कंधार को रीगेन करने की कोशिश की जाती है। उसमें कामयाब भी जो है वो शाहजहां हो जाते हैं, बट लेकिन फाइनली लॉस कर जाते हैं, कुछ टाइम तक ही कंट्रोल कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना। और साथ में जो शिवाजी के फादर थे शाहजी भोसले को जो है वो इन्होंने जो है वो डिफीट किया। तो ये बेसिक इन्फो है, बेसिक चैलेंजेस है जो हमें शुरू में याद रखने हैं। शाहजहां के एम्पायर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में हिमालयाज तक जो है वो इनका कंट्रोल था। इधर ईस्ट में अगर हम बात करें तो बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल। यहां पर वेस्ट में अगर हम बात करें जो कंधार इन्होंने कंट्रोल तो किया था थोड़ा सा, लेकिन लॉस कर जाते हैं फाइनली। और साउथ में अगर हम बात करें तो कंट्रोल दक्कन रीजन, जिसमें आपका अहमदनगर को तो एनेक्स कर लेते हैं, प्लस साथ में बीजापुर और गोलकोंडा को जो है वो एनुअली ट्रिब्यूट पे करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये जो है वो महाबत खान ने जो है वो ये सारे के सारे जो जितने भी जो है वो जो दक्कन पॉलिसी में आता है वो सारे इवेंट जो है वो महाबत खान ने लीड किए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स यहां से आते हैं, सबसे पहले तो वो ये कि 1632 में, ये याद रखना, 1632 में जो शाहजहां की जो फोर्सेस है वो पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगालीज को भी जो है वो डिफीट करते हैं। इसमें जो कारण था वो ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड प्रिविलेजेस थी, जिसमें जो है वो पुर्तगालियों का जो वेस्ट जो आपका मालाबार रीजन है वहां पे स्ट्रांग होल्ड था, तो वहां से परमिशन जो है वो मुगल्स को भी लेनी पड़ती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर जो चैलेंजेस थे, और उसी की वजह से यहाँ पर जो है वो पुर्तगाली और जो है वो मुगल एम्पायर के बीच में जो है लड़ाई हो रखी है, प्लस साथ में यहाँ पर पुर्तगालीज की जो है वो डिफीट होती है, ये भी याद रखना।
1649 में एक कैंपेन जो है वो ट्राई करता है अगेन ये कि कंधार को कहीं ना कहीं कैप्चर कर ले जाए, पर परमानेंटली जो है वो लॉस कर जाते हैं। तो ये याद रखना। अब कंधार वाले रीजन को लॉस करने का मतलब हो गया, लॉस किसको किया, ईरानियन रूलर्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है वो अगेन वल्नरेबल बन जाता है फॉरेन अटैक के लिए। तो याद रखना। तो फिर यहाँ से जो है वो फॉरेन इन्वेजन का जो है वो खतरा बना रहता है। ये वो रीजन है जहां पर जो है वो अकबर उस टाइम लाहौर में रहते हैं, और जब तक पूरे के पूरे रिवोल्ट जो रिबेलियन थे उनको क्रश नहीं करते थे तब तक वो वापस आगरा नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो शाहजहां इस रीजन को जो वो लॉस्ट कर जाते हैं। तो यहां से ये रीजन क्या बन गया, वल्नरेबल। तो ये याद रखना। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो शाहजहां थे वो लुइस 14 ऑफ फ्रांस के कंटेम्पररी थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बीच में पूछ सकते हैं। शाहजहां के टाइम में जो है वो मुगल आर्ट और कल्चर को जो है वो गोल्डन एज कहा गया है। यहाँ पर ताजमहल, जामा मस्जिद, ठीक है, रेड फोर्ट, ये सब बने हैं। ये याद रखना। ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी वाइफ थी मुमताज उसकी मेमोरी में बनाया है। और यहाँ पर जो जो अगर हम बात करें ताजमहल के आर्किटेक्चर स्टाइल की, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो डिजाइनर्स थे उस्ताद ईशा और ईशा मोहम्मद हिरंदी, ये याद रखना। और मेन जो डोम है वो इस्लाम खान ने बना रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जो वो रेड स्टोन की बन रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद एट आगरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो व्हाइट मार्बल से बन रखी है। शीश महल इन्होंने बनाया, और इन्होंने एक सिटी बिल्ड किया जिसका नाम है शाहजहानाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीकॉक थ्रोन, ये वो पीकॉक थ्रोन है जिसको बाद में नादिर शाह लूट कर जो है वो पर्शिया ले जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपका ये शाहजहां का जो टाइम था, ये शाहजहां ने जो है वो पैटर्नाइज्ड मैनी राइटर्स को पैटर्नाइज्ड किया है इसने, ठीक है, फेवर भी किया उनको, जिसमें इनायत खान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने शाहजहां नामा लिखा है। शाहजहां नामा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो किसने लिखा है, इनायत खान ने। दारा शिकोह इसका एल्डर सन था, फेवरेट सन था इसका, जिसने जो क्या किया, ट्रांसलेट किया भगवत गीता, संस्कृत में थी, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, उपनिषद को ट्रांसलेट किया। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा। नॉट ओनली इंडियंस, या अगर हम बात करें मुगल्स, फॉरनर्स भी इसके टाइम पे काफी रहे हैं, जिसमें आपका बर्नेर और त्रावेनेर आते हैं दो, ठीक है। ये तवनेर और जो बारनेर है, ये फ्रेंच जो है वो फ्रेंच ट्रेवलर्स थे, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है वो पीटर मुंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंग्लिश जो है वो ट्रेडर था ये, और उसका मनुसी, ये इटालियन था, इटालियन राइटर और ट्रेवलर। ये जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट शाहजहां के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पहला फैक्टर। दूसरा उसके बाद ये है, इसमें हमने एक एग्जांपल भी साथ में समझ लेते हैं कि पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब किया है कि जो शाहजहां था उसके टाइम पे जो है वो फेमाइंस जो है वो विटनेस्ड की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। शाहजहां की सडन इलनेस, शाहजहां बीमार हो जाते हैं 1657 में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा उसके लिए जो सिविल वॉर जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। सिविल वॉर में जो है वो चार जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रिंसेस थे। सबसे पहले दारा शिकोह सबसे बड़ा था, शुजा था, औरंगजेब था और मुराद बख्श। ये चार जो पर्सनालिटीज थे नेक्स्ट जो है वो कंटेंडर्स थे थ्रोन के लिए। अब यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले आइडियली दारा शिकोह बनना चाहिए था, लेकिन दारा शिकोह को जो है वो आगरा मिलता है, वो प्रिंस एट आगरा था, ये याद रखना। शुजा क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करते हैं खुद को एज ए एम्परर। बट यहाँ पर क्या करते हैं, शुजा जैसे डिक्लेयर करते हैं, दारा जो है वो उन्हें डिफीट करते हैं, ठीक है, दारा शिकोह जो उन्हें डिफीट करते हैं। इसके बाद औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब जो है वो मुराद यानी कि जो फोर्थ इनका भाई था उसके साथ जो है वो साइन करते हैं एक अलाइन साइन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है हम इन दोनों को डिफीट करते हैं और उसके बाद जितना भी राज्य होगा, जितना भी जो एरिया है उसको बराबर बांट लेंगे। फिर यहाँ पर बैटल ऑफ धर्मट होती है। ये धर्मट की जो बैटल है 1658 में, ये सबसे पहले होती है आपकी शुजा के साथ और औरंगजेब और मुराद, यानी कि एक साइड औरंगजेब और मुराद थे, दूसरी साइड थे शुजा। यहां पर जो है वो शुजा हार जाता है। बहुत जो चालाकी के साथ अगर हम बात करें, औरंगजेब क्या करते हैं, मुराद को जो है वो जेल में डाल देते हैं, इम्प्रिजन्ड, और जेल में जो है उनकी जो है वो उनको मार देते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करके उन्हें मार देते हैं, ये याद रखना। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि औरंगजेब और जो है वो दारा शिकोह दोनों जो है वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं। फाइनली यहाँ पर क्या होती है, बैटल ऑफ समूहगढ़ होती है, ये याद रखना। 1658 एक बैटल ये होती है। उसके बाद दूसरी होती है बैटल ऑफ खजवाल 1658, एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुजा को भी डिफीट करते हैं, ये याद रखना। धर्मट में अगेंस्ट दारा थे, डीडी, ये याद रखना। देन उसके बाद शुजा इंपॉर्टेंट है,
खजवाल में फिर फाइनल एक बैटल होती है, बैटल ऑफ दियोरॉय। ये जो है वो आपकी 1659 में होती है, जिसमें जो है वो फाइनल डिफीट होती है दारा शिकोह की। और यहाँ पर जो है वो उसके बाद दारा शिकोह भाग तो जाते हैं, अफगान चले जाते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, उनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर औरंगजेब उनको एग्जीक्यूट कर देता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जो है वो औरंगजेब को जो है, यहाँ पर जो औरंगजेब क्या करते हैं, शाहजहां को जो है वो कैद कर लेते हैं आगरा फोर्ट में, ठीक है। और बाद में उनकी जो है वो यहाँ पर डेथ हो जाती है और फिर उनको बरीड बरीड उनको यानी कि उनको दफना दिया जाता है ताजमहल में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब्दुल हमीद लोहारी, ठीक है, लाहौरी, ये याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है कि हिस्टोरियन थे शाहजहां के, ठीक है। और जिन्होंने क्या किया है कि पदशाह नामा जो है वो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो शाहजहां की जो अर्ली लाइफ जो यानी कि 20 साल जो शुरुआत के थे वो यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रखी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। शाहजहां की अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो उनका बर्थ जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां पर जो है वो आपको जो है वो इसमें जो है वो मेंस के लिए भी ये कंटेंट लिखने के लिए काम आएगा। तो यहां से जो है वो इसमें बर्थ जो है वो उनका 1592 में होता है, प्रेजेंट टाइम लाहौर में इनका बर्थ हुआ है जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और इनका ओरिजिनल नेम जो था जब वो पैदा हुए थे उनका खुर्रम था, ठीक है। उसके बाद ये अज्यूम करते हैं टाइटल शाहजहां का, जिसमें कहते हैं किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मीनिंग हो गया किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां मतलब शाहजहां, पूरे जो वर्ल्ड का किंग, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इनकी रही है इन लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें आर्ट और मिलिट्री स्ट्रेटजी दोनों की इनको नॉलेज थी, ठीक है। कैलीग्राफी एंड पोइट्री भी इनको बहुत अच्छी आती, तो उसके स्किल्स भी इनके पास बहुत अच्छे थे। मिलिट्री कैंपेन जो है वो उन्होंने बहुत जो है वो एट द एज ऑफ यंग एज में, यानी कि जहांगीर के टाइम पे उन्होंने काफ़ी मिलिट्री कैंपेन्स जो है वो बैटल्स वगैरह जो है वो लड़ी हैं, ये याद रखना। शादी करते हैं, मैरिज करते हैं किसके साथ, मुमताज महल के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुमताज महल के साथ 1612 यानी कि 1612 में जो है वो मुमताज महल के साथ शादी करते हैं। और जो है वो शाहजहां और मुमताज की जो लव स्टोरी है वो बहुत फेमस है और ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है शाहजहां की लाइफ में। पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो अपॉइंटेड एज गवर्नर, सबसे पहले तो गवर्नर जहांगीर के टाइम पे गवर्नर अपॉइंट किया इसको बहुत सारे प्रोविंसेस में। और उसके बाद 1628 में जो है वो शाहजहां जो है वो राजा भी बनते हैं, मुगल थ्रोन भी यानी कि मुगल एम्परर भी बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द जहांगीर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। कल्चरल पैटर्नेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्यूजिक और लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर को भी सपोर्ट किया है इन्होंने, जो हमने अभी देखा ऊपर। देन उसके बाद फैमिली लाइफ ऑल सब इनका जो है वो यहाँ पर रहा है। और पर्सनल जो ट्रेजेडी की अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, 1631 में जो है वो यहाँ पर मुमताज की जो है वो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो उसके बाद जो है वो इंस्पायर होकर ये क्या करते हैं, ताजमहल बनाते हैं, जो एक लव सिंबल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अभी भी स्टिल जो है वो वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, ये याद रखना। आर्ट एंड कल्चर की फेज को जो है वो यहाँ पर गोल्डन ईरा कहा गया है, फ्लोरिश्ड हुआ है आर्ट एंड कल्चर, याद रखना। जो आपका पूरा का पूरा इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर है वो यहाँ पर प्रमोट हुआ है। ताजमहल ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, जो 1653 में जो कंप्लीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो शाहजहां के टाइम में जो है वो रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी यहाँ पर फ्लोरिश हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो हमारा यूरोपियन और एशियन नेशंस दोनों के साथ रहा है। यूरोपियंस के एंट्री प्लस उनको परमिशन, जिससे जो है वो यूरोपियंस को रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो सब फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे रहे हैं। और यूरोपियंस के साथ जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमारी जो है वो बहुत अच्छी रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, जिसमें जो मेन टारगेट था वो गवर्नेंस को जो इंप्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, और एफिशिएंसी, यानी कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी दोनों के लिए इन्होंने जो वर्क किया है। मिलिट्री कैंपेन्स भी बहुत सारे इन्होंने लीड किए हैं। सेंट्रल एशिया, डक्कन प्लेट्यू, डक्कन पॉलिसी जो सक्सेसफुल पॉलिसी रही है, जिसमें जो है वो बीजापुर और गोलकुंडा को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है वो इन्होंने फोर्स किया, ट्रीटी साइन करी उनके साथ, प्लस साथ में अहमदनगर को एनेक्स किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लास्ट ईयर है उसमें जो है वो एक तो सिविल वॉर है फॉर थ्रोन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें जो है वो औरंगजेब के साथ इनका कन्फ्लिक्ट रहा है। और औरंगजेब जो है वो वन ऑफ द शाहजहां सन, ठीक है, जो रिबेल भी करते हैं औरंगजेब अगेंस्ट शाहजहां, ठीक है, और लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड बिटर कन्फ्लिक्ट। और फाइनली शाहजहां की डिफीट होती है और औरंगजेब उनको इम्प्रीजन भी करते हैं इन 1658 में, और उनको आगरा फोर्ट में जब जो है वो कैद कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, दैट मीन्स योर हाउस अरेस्ट एंड डेथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
देन शाहजहाँ के टाइम पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो प्रोस्परस ट्रेड यानी कि जो हमारी ट्रेड है दोनों ही, एक तो यूरोपियन नेशंस और एशिया प्लस मिडल ईस्ट, इनके साथ रही है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो शाहजहाँ के टाइम पे फ्लोरिश हो रखी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्रीकल्चरल वेल्थ यहाँ पर रही है, स्टेबल एग्रीकल्चर था, और लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंपीरियल ट्रेजरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर जो है वो एक फेयर टैक्सेशन सिस्टम को जो है वो इंश्योर किया गया है, जिससे जो है वो एक्सप्लॉयटेशन को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो पीजेंट्स का हो रहा है उसको जो है वो अवॉइड किया जाए, यानी कि पीजेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट किया जाए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उन्होंने बिल्डअप किया, जिसमें रोड्स एंड ब्रिजेस आते हैं, ठीक है, याद रखना, जिसमें जो है वो मेन फोकस क्या किया है कि ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि रोड्स एंड ब्रिजेस बनाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट की गई है यहाँ पर, जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कनाल्स वगैरह, कनाल्स यहाँ पर जो है वो ट्रेड सेंटर्स प्लस मार्केट प्लेसेस यानी कि कनाल सिस्टम भी जो है बिल्डअप किया गया है। फॉरेन रिलेशंस में अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं यूरोपियन पावर्स के साथ, जिसमें डच और इंग्लिश दोनों आते हैं, ठीक है, टू फोस्टर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। पर्शिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जो है वो कनेक्टिविटी रही है ग्लोबली, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी एज वेल एज ग्लोबल, बोथ एशियन एंड यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्ट ईयर में चैलेंजेस सेम जो वो रहते हैं यहाँ पर औरंगजेब के रिगार्डिंग, तो वो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें सिविल वॉर जो है वो लास्ट में देखी गई है। कल्चर में जो है वो इन्होंने काफ़ी सारे जिन भी अभी हमने ऊपर बात की है रिसेंट में, अभी लेट ने जो वो सभी इंपॉर्टेंट है, उन पर्सनालिटीज़ के नाम याद रखना, और इनके टाइम पे प्रमोट हुआ है आर्ट एंड कल्चर। रिलीजियस टॉलरेंट रहा है, ये काफ़ी सारी जो है वो रिलीजियस जो है वो पॉलिसीज, यानी कि फ्लोरिश हिंदू एंड पर्शियन कल्चर, इसमें हम राजपूत स्टाइल भी देखते हैं, जैसे कि आपका जो रेड फोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं राजपूत स्टाइल की भी जो वो इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर देखी गई है। ताजमहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ताजमहल सिंबल ऑफ लव है सबसे पहले तो ये याद रखना। दूसरा कल्चरल हेरिटेज है, दूसरा ग्लोबल आइकॉन है, वन ऑफ द सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, जिसमें जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्लस वन ऑफ द 7 वंडर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मुगल डायनेस्टी लीगेसी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी जो आर्ट एंड कल्चर में जो उनकी लीगेसी है वो इंपॉर्टेंट है, जो इन साउथ एशिया में जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो आज भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज और ट्रेड एंड कॉमर्स भी प्रमोट करता है, साथ में जो है वो टूरिस्ट एक्टिविटीज जिसमें इको टूरिज्म भी आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यहाँ से लिंकअप होते हैं, ये याद रखना। वेल्थ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यहाँ पर रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर रहा है, ठीक है, लेविश कोर्ट एंड लाइफस्टाइल रहा है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर रही है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो औरंगजेब से रिलेटेड ही चैलेंजेस है कि औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी है उससे जो है वो मुगल एम्पायर को काफ़ी लॉस हुआ है, तो वो फैक्टर यहाँ पर रहता है। शाहजहाँ की अगर हम बात करें तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो शाहजहाँ जो थे वो 5th रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिन्होंने कल्चरल पैटर्नेज यानी कि जो हमारा कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट किया है। और जो शाहजहाँ था, ठीक है, शाहजहाँ द मुगल एम्पायर सपोर्ट ऑफ द आर्ट, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू अ फ्लोरिशिंग एम्पायर, यानी कि फ्लोरिश्ड एम्पायर रहा है, डक्कन पॉलिसी भी इनकी सक्सेसफुल रही है, पीसफुल रिजाइम भी इनका रहा है, ठीक है, और गोल्डन ईरा जो है वो कंसीडर किया जाता है इसको मुगल पीरियड का, या मुगल एम्पायर का जो है वो गोल्डन ईरा जो है वो यहाँ पर जो है वो इस फेज को कंसीडर किया जाता है आफ्टर अकबर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं वो बनते हैं औरंगजेब। इसके रिगार्डिंग बैटल्स जो है वो जो सिविल वॉर जो है ब्रोक आउट होती है बिटवीन 4 सन्स ऑफ द शाहजहाँ, उसमें जो है वो औरंगजेब जीतते हैं, और औरंगजेब का जो टाइम है वो 1658 से लेकर 1707, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन दोनों ही जो है वो इस फेज में देखे गए हैं। औरंगजेब को आलमगीर 1 या फिर जिंदा पीर भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। सबसे पहले अंडर शाहजहाँ जो है वो डक्कन का जो है वो गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, एबलेस्ट मुगल एम्परर जो है वो औरंगजेब को कंसीडर किया जाता है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सिविल वॉर फॉर थ्रोन, सबसे पहले पर्शियन अटैक इनके टाइम पे देखा गया है, नॉर्थ ईस्ट एक्सपेंशन इन्होंने किया है, दक्कन कैंपेन एंड राइज ऑफ शिवाजी, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना। और यहाँ पर जो है वो रीजनल रिवोल्ट्स में जाट और सिख इन दोनों का राइज होता है, जैसे 9th सिख गुरु के साथ इनके कन्फ्लिक्ट रहे, 10th सिख गुरु के साथ कन्फ्लिक्ट रहे, तो वो फैक्टर यहाँ पे रहता है। दूसरा, इन्होंने कंट्रोल किया है पूरे के पूरे इंडिया को, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह पे इसने इन्होंने जो है वो कंट्रोल किया है। नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्वेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है 1662 में, जिसमें जो है वो आसाम यानी कि ओम
जो आसाम में थे, ठीक है, ये जो है वो कॉन्क्वेस्ट हो रखे हैं अंडर मीर जुमला। मीर जुमला जो थे उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो 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 क्या करते हैं, एक्सपेडिशन लेड करते हैं अगेंस्ट ओम्स। ओम्स जो है अफगान आसाम के जो रूलर्स थे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैटल है जो बैटल न्यूज में भी रही है, बैटल ऑफ सराय घाट ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि ये ब्रह्मपुत्र के बैंक पर हो रखी है और इन गुवाहाटी 1671 में ये बैटल हो रखी है, ठीक है, जिसमें जो है वो उसको ग्रेटेस्ट नेवल बैटल जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है इसका वो विक्ट्री ऑफ ओम्स है, यानी कि जो आसाम है उनकी यहाँ पर विक्ट्री हो रखी है अगेंस्ट मुगल्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो हीरो रहा है वॉर का वो रहा है लाचित, ये याद रखना, लाचित बोरफुकन। ये इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी, और इस पर्सनालिटी के नाम पे आज भी अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी में, यानी कि आपका एनडीए में बेस्ट कैडेट जो है वो अवार्ड जो दिया जाता है, मेडल जो दिया जाता है, गोल्ड मेडल, वो इनके नाम पे दिया जाता है। और ये मेडल जो है वो शुरुआत हुई थी 199 में, यानी कि 1999 में जो है वो शुरुआत हो रखी थी ये। ओम किंगडम की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडर जो था वो चाओलंग, ठीक है, सुखाफा, ये जो है वो इसके फाउंडर थे। 13th सेंचुरी में ये जो है वो किंगडम बना है। और फाइनली ट्रीटी ऑफ द यंदबो की जो ट्रीटी हो रखी है 1826 में, जिसमें जो है वो ओम जो है वो रीजन जो था ये पूरा का पूरा ब्रिटिश जो है वो इसको एनेक्स कर लेते हैं, ये याद रखना। इसके बाद जो ब्रिटिश जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। औरंगजेब के बारे में अदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है औरंगजेब के बारे में वो है औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्कन पॉलिसी में जो है वो बीजापुर और गोलकुंडा का एनेक्सेशन आता है। दूसरा आता है मराठा चैलेंज, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा जो शाहजहां के टाइम पे नहीं एनेक्स किए थे, औरंगजेब ने उनको एनेक्स कर लिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो औरंगजेब जो है वो दक्कन में स्पेंड करते हैं, जिससे जो है वो एक फैक्टर है, एक तो दक्कन में एक्सपेंशन होता है, दूसरा यहाँ पर मराठास के साथ कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाते हैं। तो कैप्चर एंड एग्जीक्यूट, मराठास में अगर हम बात करें तो ये संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे उन्हें जो है वो पकड़ लेते हैं, उन्हें जो है वो कैप्चर करके एग्जीक्यूट मार देते हैं। प्लस साथ में जो संभाजी के बेटे थे शाहू जी, उनके साथ जो है वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो है वो बाद में पेशवाज और मराठास की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो हिस्ट्री या बात करें पूरा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। ये क्या करते हैं, जो जय सिंह था, जय सिंह वन को अपॉइंट करते हैं एज गवर्नर ऑफ दक्कन, और साथ में, ठीक है, अपॉइंट करते हैं डक्कन का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। प्लस साथ में इसमें उनको चैलेंज भी देते हैं, उनको एक टास्क देते हैं कि आपको जो है वो बीजापुर को कैप्चर करना है। लेकिन यहां पर जो है वो जय सिंह की डेथ हो जाती है 1667 में। देन उसके बाद बिटवीन 1684 से लेकर 87 तक इस फेज में ये खुद कैंपेन को लीड करते हैं और यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंड दोनों को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैपिटल बनाते हैं औरंगाबाद। मुगल की कैपिटल भी जो है वो दक्कन के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज योर औरंगाबाद, जो दक्कन कैपिटल रहती है मुगल्स की। औरंगजेब के बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो री इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने जजिया को। जजिया जो है वो रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, उसको जो है वो रिवाइव किया है इन्होंने। और अदर रिलीजियस टैक्सेस भी इन्होंने लगाई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, खुद के रिलीजन को बहुत कट्टरता से फॉलो करते थे। न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जो है उन्होंने बैन किया, प्लस साथ में रिपेयर भी नहीं होगी। और लेटर फेज में जो है उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की भी ऑर्डर दिए हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी को जो है वो ये एक्सिक्यूट करते हैं 1675 में। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर भी है, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, याद रखिएगा। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर हम बात करें औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रलाइज्ड थी, बहुत सारी की सारी पावर जो उन्होंने खुद के पास रख ली थी, दैट मीन्स डेस्पोटिज्म। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रिक्ट कोर्ट लॉज थे, यानी कि ड्रिंकिंग, बैन ऑन ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग इन कोर्ट्स, यानी कि आर्ट एंड कल्चर जो पहले प्रमोट हुआ है, इनके टाइम पे इतना ज्यादा प्रमोट नहीं हुआ, सिंगिंग वगैरह इन्होंने बैन करी बिल्कुल। पब्लिक ड्रिंकिंग जो है उन्होंने ऑल्सो पब्लिक ड्रिंकिंग को भी इन्होंने प्रोहिबिट किया, ये याद रखना। आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया है इन्होंने, बट उतना नहीं किया जितना प्रीवियस जो है वो एम्परर्स ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बदशाही जो है वो मॉस्क जो है वो उन्होंने बिल्ड की, ठीक है। ईदगाह इन मथुरा, ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड सैंडस्टोन से जो बनी है, और इसको स्पॉन्सर्ड जो है वो औरंगजेब ने किया है। और बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब बनाया है, औरंगजेब ने जो है वो बनाया औरंगाबाद में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बीबी का मकबरा किसने बनाया और कहां पर है। औरंगजेब आलमगीर, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्करर, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीता 1658 में। ये मेंस के लिए कंटेंट है, तो ये आपके काम आएगा मेंस में भी यहाँ पे।
तो याद रखना 1658 में इन्होंने थ्रोन को कैप्चर कर लिया और अपने भाइयों को दारा शिकोह शुजा और मुराद इन सबको मार दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम। 1681 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ हिज सन, ठीक है, प्रिंस अकबर, ही वेंट टू दक्कन, ही नेवर रिटर्न टू दिल्ली एंड डाइड, ठीक है, वहीं पर जो है वो अहमदनगर में जो है वो मर जाते हैं 1707 में, ये याद रखिएगा। औरंगजेब की अगर रिलीजियस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रिलीजियस में इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स थे ये, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, ठीक है, सुन्नी इस्लाम को इन्होंने फॉलो किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लस साथ में इन्होंने जजिया को जो है वो री इम्पोज किया, जजिया जो अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है, उसको इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया, ये याद रखना। और एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी, एक तो दक्कन सल्तनत आती है प्लस साथ में बीजापुर और गोलकोंडा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी है बाद में डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि दक्कन पॉलिसी से जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुई है मुगल एम्पायर में, अगर हम बात करें, वो सबके सब दक्कन पॉलिसी में ही इन्वेस्ट हुई है, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेजरी पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। तो इकोनॉमिक ड्रेन भी हम इसको यहाँ से जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इसको। प्लस साथ में मराठास का रेजिस्टेंस, यानी कि दक्कन पॉलिसी में लाइक शिवाजी और सांभाजी, इन्होंने जो है वो जब इनसे जो है वो इन्हें चैलेंजेस मिले तो ये काफ़ी यहाँ से जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो मराठास के साथ रहा है। और साथ में यहाँ पर सिखों का भी जो है वो पंजाब में जो है वो सिख भी जो है वो राइज करते हैं, सिख रेबेलियंस भी जो है वो रहते हैं। लेटर बंदा सिंह बहादुर एक्टिव होते हैं आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहा है। रोल ऑफ औरंगजेब, ठीक है, अगर हम बात करें मुगल एम्पायर के फॉल में, यानी कि जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उसमें औरंगजेब की पॉलिसीज़ का अगर रोल की बात करें तो सबसे पहले रिलीजियस पॉलिसी है कि जजिया जो है वो जो है वो इंट्रोड्यूस किया, री इम्पोज किया, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वो डिसकंटेंट और रेजिस्टेंस जो है वो लोगों में देखने को मिला। दूसरा डक्कन कैंपेन, जिससे जो वो सेंट्रल जो अथॉरिटी थी वो वीकेंड हो गई, डक्कन अथॉरिटी में जो वो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, जो लैक ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स, औरंगजेब ने रेवेन्यू रिफॉर्म्स की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है, तो जिसकी वजह से भी जो है वो इन एडिक्वेट रेवेन्यू कलेक्शन रही। और फाइनली जो है वो फिस्कल क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गए और जो है वो डीके जो है वो शुरू होता है आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बहुत सारे रीजनल फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पर देखी गई है, जैसे जाट, सिख, राजपूत, मराठा, तो इनके राइज की वजह से भी जो है वो औरंगजेब को बहुत सारे चैलेंजेस है, सेंट्रल मुगल अथॉरिटी को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो करी थी, जिसकी वजह से डेस्पोटिज्म जो शुरू होता है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो कुछ एक सेक्शन पर ही बहुत ज़्यादा हो गया था सेंट्रलाइज, तो उसकी वजह से भी जो है वो रिवोल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिले, ये याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है वॉर सक्सेशन, यानी कि औरंगजेब के बाद भी जो है वो अगेन थ्रोन के लिए लड़ाइयाँ होती है, उसके बाद जो है वो नॉबल्स देखते हैं, नॉबल्स खुद एम्परर को किल कर रहे हैं, तो ट्रशल ऑफ पावर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ से शुरुआत होती है जिसकी औरंगजेब से, वो भी एक चैलेंज है, वो बाद में जो है वो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें मुगल टाइम में, तो सबसे पहले ताजमहल, रेड फोर्ट, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। लिटरेचर में अगर हम चले तो अकबरनामा, शाहनामा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो अकबरनामा, शाहनामा और प्लस साथ में पर्सनालिटीज़ भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोथ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पर रहता है, जिसमें आप यूरोपियन इम्पैक्ट को भी देखते हो, राजपूत इन्फ्लुएंस को भी देखते हो, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो इस्लामिक फैक्टर रहेगा यहाँ पे। बाबर, हुमायूं ने जो मॉस्क बिल्ड किए हैं, बाबर ने जो वो 4 बाग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो बाद में वो शालीमार गार्डन वगैरह इन सब में जो एक्सपैंड हुआ है। पुराना किला जो बिल्डअप किया है शेरशाह ने, शेरशाह सूरी बीच में जो आते हैं, सू डायनेस्टी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अकबर के कंट्रीब्यूशंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टूम से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे गए हैं, तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आगरा फोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखा गया है, लेकिन राजपूत जो स्टाइल है उसकी इन्फ्लुएंस जो यहाँ पर देखी गई है। न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द अकबर, फतेहपुर सिकरी, इंक्लूसिव विद इट्स वॉल, ठीक है, जिसमें जो है उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर देखी गई है। फतेहपुर सिकरी में जो है वो बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनाया, जो रेड सैंडस्टोन का बन रखा है एंड मार्बल का, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जो है वो कल्चर और आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड होता है। जहांगीर की कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें
तो जहांगीर का तो सबसे पहले टूम्ब आता है कि टूम्ब जो है वो जहांगीर का जो फादर था, ठीक है, इत्मादुल्ला, ठीक है, वो बिल्ड बाय द मुगल क्वीन नूरजहां ने बिल्डअप किया था, ठीक है। तो ये वाज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग बिल्ड एंटायरली विद वाइट मार्बल। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट एक बार पेपर में बन चुकी है कि जो फर्स्ट बिल्डिंग थी, ठीक है, वो टूम्ब था किसका, इत्माद उदुल्ला का, ठीक है, जो नूरजहां के फादर थे उनका, जो प्योरली वाइट मार्बल में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शाहजहां के कंट्रीब्यूशंस में अगर हम बात करें तो ताजमहल, रेड फोर्ट एट दिल्ली, ये याद रखना, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, ये इंपॉर्टेंट है, जो ताजमहल जो शाहजहां के टाइम पे बना है। देन मोती मस्जिद इनसाइड द आगरा फोर्ट, ये भी आपका जो है वो, प्लस साथ में जामा मस्जिद इन दिल्ली, ये शाहजहां के टाइम पे बनी है। और एक कैपिटल, सॉरी, एक टाउन भी यहाँ पर बनती है जिसका नाम है शाहजहानाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर रेड फोर्ट और जामा मस्जिद लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टूम्ब ऑफ द लेडी एट औरंगाबाद, औरंगाबाद में ये बना है। शालीमार गार्डन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। साथ में नॉट ओनली शालीमार, ब्रिजेस भी बिल्डअप करते हैं, ठीक है, प्लस साथ में कैनाल सिस्टम, जिसमें वेस्ट यमुना कैनाल जो है वो विच प्रोवाइडेड वाटर टू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुगल्स ने बनाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जो है वो माइंड में रखने हैं। प्लस साथ में जो टेम्पल ऑफ द गोविंद देव एट वृंदावन नियर मथुरा, प्लस बीर सिंह टेम्पल एट, ठीक है, ओरछा इन मध्य प्रदेश, डिस्प्लेड द मुगल इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें जो है वो माइंड में रखने हैं। प्लस साथ में मुगल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा मुगल पेंटिंग्स में, तो उसमें एक तो रीजनल भी आ जाती है जिसमें मालवा और गुजरात जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस इसमें रहती है। प्लस साथ में जो है वो यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स में अब्बू समद, ठीक है, मीर सैयद अली, ठीक है, वो हैड केम टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया अलॉन्ग विद हुमायूं, यानी कि पेंटर्स जो है वो हुमायूं के पास साथ आए हैं जो इंस्पायर्ड करते हैं इंडियन पेंटर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्टर, ये याद रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो पर्शियन टेक्स्ट, यानी कि आपका महाभारत और अकबरनामा विद पेंटिंग्स, कहीं ना कहीं इनको जो है वो एक्सप्लेन करने की जो है वो यहाँ पर जो है वो पर्शियन जो है वो पेंटर्स की रही है, उनके द्वारा रही है, ये याद रखिएगा। देन डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो विद शाहजहां की बात जो है वो यहाँ पर औरंगजेब जो है वो उतना ज्यादा पैटर्न नहीं करते हैं पेंटिंग्स को, तो फाइनली यहाँ पर जो मुगल पेंटिंग्स थी उनका डिक्लाइन भी यहाँ पर देखा गया है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है म्यूजिक एंड डांस। ये म्यूजिक एंड डांस जो शाहजहां जो औरंगजेब ने बैन कर दिया था, इससे पहले जो वो काफी फ्लॉरिश हुआ है, जिसमें अनीक अकबरी, तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आते हैं, ठीक है, जहांगीर भी जो है वो रॉयल पैटर्न है, जहांगीर और शाहजहां दोनों जो है वो प्रमोट करते हैं। और फाइनली उसके बाद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला जो भी जो है वो जो म्यूजिक के बहुत बड़े म्यूजिक को फॉलो करते थे और इंस्पायर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। पेंटिंग ऑफ द बाबर नामा, पदशाह नामा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुगल जो है वो पीरियड में रही है। लिटरेचर में अगर हम बात करें तो पर्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस ये डेवलप्ड हुई है ड्यूरिंग मुगल एरा। तो इस तरह से अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनती है तो ये तीनों करेक्ट होगी। अगर आपको ओनली संस्कृत या ओनली पर्शियन आता है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली कि पर्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस ये तीनों जो है वो मुगल टाइम में प्रमोट हो रखी है। पर्शियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अबुल फैजल, ठीक है, जो अकबर के टाइम पे था, अबुल फैजल, इसने अकबरनामा लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अनी की अकबरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क। इसके बाद अब्दुल हमीद लोहरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, प्लस मोहम्मद वारिस, ये अकबरनामा प्लस इनका ज्वाइंट वर्क था पदशाह नामा, ठीक है, जो बायोग्राफी थी शाहजहां की। इसमें जो है वो 20 साल का जो अर्ली 20 ईयर्स जो है वो शाहजहां की जो रिजाइम के थे उसको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करें जो टर्किश में थी उसको अब्दुल रहीम खान ने जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अबुल फैजी, ये ब्रदर था, भाई था अबुल फैजल का, इसने क्या किया, महाभारत को ट्रांसलेट किया है पर्शियन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में पोइट रहा है अकबर के टाइम पे। ट्रांसलेट किया है उपनिषद को बाय दारा शिकोह ने उपनिषद को जो है वो टाइटल उपनिषद को जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत लिटरेचर की तो यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर, संस्कृत भी जो है वो यहाँ पर जो वो प्रमोट हुआ है, जिसमें जो है वो आपका राजा वल्ली पताका, ये इंपॉर्टेंट है, ये काव्य राइटन है बाय द प्रांजना भट्टा, ठीक है, विच कंप्लीटेड द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, बिलोंग टू द रीजन ऑफ द अकबर, ये अकबर के टाइम पे है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा।
देन उर्दू लिटरेचर भी यहाँ पर प्रमोट हुआ है, और जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल वाज द डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू। उर्दू की जो डेवलपमेंट एज अ कॉमन लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द फॉर द पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट डायलेक्ट्स। तो उर्दू जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज की फॉर्म में जो है वो राइज हुई है, ये बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट जो रही है मुगल्स के टाइम में। लिटरेचर एंड रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर देखिए, जिसमें अब्दुल रहीम खाने खान कंपोज्ड भक्ति पोएट्री, ठीक है, याद रखना, ब्लेंडिंग पर्शियन आइडियाज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशन टू द ब्रिज फॉर्म ऑफ हिंदी, यानी कि ब्रिज भाषा में जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट जो है वो इसको किया गया है, ये याद रखना। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अवधि का फॉलो किया, और तुलसीदास जिन्हें रामचरितमानस लिखी है अर्ध अवधि में, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हिंदी डायलेक्ट जो है वो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदर लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ठीक है, मुक्तेश्वर, ये मुगल्स, ये मराठास थे जो आपके जो है वो मुगल पीरियड के टाइम पे एक्टिव थे टिल औरंगजेब, जिन्होंने जो है वो रीजनल जो अगर हम बात करें लिटरेचर है उसको प्रमोट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट द क्लास। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।